हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बायो का है। वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कह सकते हैं। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का था, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। इस वाले चैप्टर में बॉडी के सारे ऑर्गन कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसा ऐसा सिस्टम कौन सा है जो इनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेके चलता है, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। बॉडी के ऑर्गन्स को सिस्टमेटिक रूप से इफ़िशिएंटली कंट्रोल करना, यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इसमें दो ऑर्गन मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम है, और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम या और हार्मोनल सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी की सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए, चैप्टर बहुत लंबा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी है। उसके बाद हार्मोन्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का बिल्कुल अलग ही है। तो इसमें 3-4 वीडियो आपके पास जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या है? देखिए, हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डेलिकेट ऑर्गन है। पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं उनको रिसीव करना, उनके अनुसार रिस्पांस देना, ये भी करता है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन को बाहर की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। ब्रेन बाहर के वातावरण से कुछ चीज़ों से ही कनेक्ट रहता है। जैसे हमारी आइज़ हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी जीभ है, हमारी नाक है, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, और स्किन भी है। ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिनको हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, ये बाहरी वातावरण की चीज़ों को हमारे ब्रेन को रिसीव करवाती हैं। बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, खुद रिसीव कर लेती हैं। बाद में ये सारी चीज़ें स्टिमुलस के रूप में ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। फिर ब्रेन उसके लिए रिस्पांस देता है। अब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे होता है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। आप बॉडी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण, उसके कार्य की इकाई जो है सेल होती है। आप लोग पिछले चैप्टर में एक्सक्रीशन में पढ़े हैं किडनीज के बारे में, कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है। नेफ्रॉन्स हैं, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम की
या ब्रेन की, नर्वस सिस्टम ही कहिए, इसकी जो यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मैं एक चीज़ और बता दूं न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। हम लोगों की बॉडी में जब बच्चे का जन्म होता है तो जितनी नर्व्स शुरू में उसके शरीर में, उसके ब्रेन में बन गई, जितने का फॉर्मेशन हो गया, उससे अधिक एक भी नहीं बनती हैं। न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है कभी भी, इनमें नो सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये नई बनेगी नहीं। नई सेल्स कैसे बनती हैं? सेल डिवीजन से बनती हैं। लेकिन न्यूरॉन्स में, नर्व सेल में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो नई सेल कोई बन ही नहीं सकती। हाँ, जैसे जैसे शरीर की लंबाई बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है, नर्व सेल लंबी होती जाती हैं, उनकी ब्रांचेस लंबी होती जाएंगी पूरे शरीर में, लेकिन उनमें डिवीजन नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि नई नर्व सेल नहीं बनती है। अब हम लोग जब न्यूरॉन्स या नर्व सेल की बात कर रहे हैं, ये उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शन यूनिट है, तो इसका स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एक इसका न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो स्ट्रक्चर आप सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। फिर मैं उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसका फंक्शन समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग न्यूरॉन्स का ऐसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक हर जगह एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछता है, हर जगह। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए, ऊपर ऐसे बना दिया, एक लंबी प्रोसेस, लंबी ब्रांच एक नीचे को कर दिया, यहाँ बीच में ऐसे करके न्यूक्लियस बना देते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर पार्टिकल्स दिखा देते हैं और इनको ब्रांच बना देते हैं, ऐसे लंबी लंबी, इनको ब्रांच बना देते हैं ऐसे। इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे, जो हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं। मैं भी इनका नाम लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। इनको ऐसे ऐसे बना दीजिए, ब्रांच कर दीजिए इनको, और बीच में बता कि एक है बन गया, एक काफ़ी लंबी हो गई, इसको नीचे करके थोड़ा सा इसको भी ब्रांच कर दीजिए। ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच कर दिया, यहाँ दूसरी ब्रांच बना दिया, यहाँ ऐसे करके इसको भी कर दीजिए। इसे देखिए, अब इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स। ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए। ये इस पूरी चीज को, इस पूरे को साइटोन और सेल बॉडी भी कहते हैं। इस पूरे को साइटोन या सेल बॉडी भी कहते हैं। इसको जो लंबा प्रोसेस जा रहा है, इसको एक्सॉन कहते हैं। इस प्रोसेस के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे पतली सी कवरिंग होती है, पतली शीत होती है, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। इस शीत को माइलिन शीत कहा जाता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, माइलिन शीत, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये और ये लेयर कहीं कहीं खाली होती है, जैसे देखिए एक जगह खाली है यहाँ, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। ये नर्व एंडिंग्स हैं लास्ट में,
ये नर्व एंडिंग्स हैं, और ये यहाँ जाके ऐसे बिल्कुल एक नॉब सा बना लेती हैं नीचे जाके यहाँ, और मैं इसको समझाऊंगा अभी। नॉब सा फिर यहाँ पर दूसरे डेंड्राइट्स यहाँ से निकलती हैं, ऐसे ऐसे दूसरे डेंड्राइट्स यहाँ से निकलती हैं, और ये फिर आगे जाके ऐसे 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 मिलके ऐसे ये दूसरा फिर साइटॉन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से कभी कभी साइड में ब्रांचेज भी निकलते हैं। मैं इधर निकाल देता हूँ, साइड में कोई ब्रांच भी जाती है। ये ब्रांच दूसरी मसल्स में, जिसको हम लोग बॉडी मसल्स कह सकते हैं, इस मसल्स में भी जाती हैं ये। इसको हम लोग ऐसे बना दें, ये बॉडी मसल्स हैं, एक ब्रांच इसकी मसल्स में जा रही है। ये इसको लैटरल ब्रांच कह सकते हैं, हम लोग नाम लिखते हैं इसका लैटरल ब्रांच। अब देखिए, मैं आप थोड़ा समझा दूं क्लियर। ये देखिए, ये एक न्यूरॉन या नर्व सेल और नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूरॉन का। ऊपर एक बॉडी, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी इसके न्यूरोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म होता है, इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, फैली रहती हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेज हैं। एक प्रोसेस मतलब जो कनेक्ट करे दूसरे से जाके, एक प्रोसेस लंबा होकर थोड़ा सा आगे जाता है। उसके ऊपर से कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये कवरिंग जगह जगह बीच बीच में एक नोड से अलग होती है, बटी होती है, उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। लैटरल ब्रांचेज निकलती हैं, जिनको जो मसल्स में जाती हैं। और लास्ट में ये जो एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग के रूप में ब्रांच होकर नर्व एंडिंग के रूप में बढ़ जाता है। इसको नोड्स कहते हैं, नोड्स। ये जो नोड्स हैं, ये दूसरे साइटॉन के नोड्स से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल जुड़े तो नहीं रहते हैं, थोड़ा सा उनमें गैप रहता है। तो इस गैप को मैं यहाँ गैप के बारे में लिख देता हूँ। ये जो यहाँ गैप है, इस गैप को, जुड़ाव को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिनेप्स के बारे में अक्सर पूछता है, तो हम कह सकते हैं कि सिनेप्स एक ऐसा ज्वाइनिंग पॉइंट है जहाँ दो नर्व्स के एंडिंग्स, डेंड्राइट्स की और नर्व एंडिंग, एक्सान के नर्व एंडिंग दोनों जहाँ जुड़ते हैं, उस चीज़ को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है? बाहर से कोई भी स्टिमुलस, जैसे मान लो यहाँ कोई चीज़ टच कर जाए, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ जाए, पैर किसी कांटे पर पड़ जाए, तो तुरंत वहाँ से सूचना आती है। और उसके बाद में ये जो डेंड्राइट्स हैं वो इसको रिसीव करते हैं, और ये सूचना इस एक्सान से होते हुए दूसरे साइटॉन के डेंड्राइट्स, या कह सकते हैं दूसरे नर्व सेल का जो साइटॉन है उसके डेंड्राइट्स पर आती हैं। अब नर्व इम्पल्सेज जो हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं। इनका जो ट्रांसफ़र होता है जगह एक से दूसरे में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। जैसे यहाँ कोई सूचना मिली, वो सूचना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में
ट्रांसफ़र होगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये जो सिनेप्स हैं, तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ तक आए तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, लेकिन यहाँ जहाँ एंडिंग है यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, केमिकल है, केमिकल, तो केमिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस केमिकल इम्पल्स के बाद जब दूसरे डेंड्राइट्स में जाता है तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चेंज हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में वो जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो चेंज हो जाती है। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। जब कोई भी सूचना बाहर से, कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी को टच करता है, वो चाहे गर्म हवा हो, चाहे ठंडी हवा हो, कोई गर्म चीज़ हो, कोई कांटा हो, कुछ भी, या आंखें किसी चीज़ को देखती हैं, कान किसी चीज़ को सुनते हैं, जो भी, चाहे स्वाद हो, चाहे स्मेल हो, ये सभी सूचना एक न्यूरॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन से होते हुए वहाँ तक पहुँचती है। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ नहीं, अरबों की संख्या में न्यूरॉन हैं। नर्वस सिस्टम जो है अरबों की संख्या में न्यूरॉन से बना हुआ है। तो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जब डेंड्राइट्स किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में एक्सान के थ्रू नर्व एंडिंग तक आता है। नर्व एंडिंग तक आने के बाद दूसरे में कैसे जाएगा? यहाँ पर केमिकल इम्पल्स एक न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर करके एक मिनट, न्यूरो ट्रांसमीटर करके एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल इसको केमिकल ट्रांसमीटर में बदलता है, केमिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ से जहाँ फिर दूसरे डेंड्राइट्स में गए फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चेंज। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये सूचना पास करती हुई ब्रेन तक पहुँचती है, और जब ब्रेन वहाँ से ऑर्डर देता है जो भी, तो वो सूचना भी उस रिलेटिव मसल तक पहुँचती है। हाथ में जानी है, पैरों की मसल्स में जानी है, जैसे यहाँ से कोई किसी मसल में जानी, हाथ को हटाना है, पैर को हटाना है, क्या करना है, इस तरह से ये ट्रांसमिशन होता है। और ये जो है सूचनाएं इसकी इस तरह से ट्रांसमिट होकर एक से दूसरे में पहुंचती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और आगे डिस्कस करें। तो इसको मिटा दूं। अब हम थोड़ा सा आएंगे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं हिंदी में। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी आप लोगों को, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसका रिस्पांस तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रेन रिमेंबरिंग पावर भी है, रिमेंबर भी करता है, थिंकिंग भी करता है किसी चीज़ को, और लॉजिकली सोचता भी है उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन में टाइम लग जाता है। मान लीजिए हम अचानक कहीं जा रहे हैं, नीचे आग पर कहीं पैर पड़ जाए, जब तक ये सूचना ब्रेन में जाएगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, रिस्पांस आएगा, तब तक तो पैर जल जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा होते ही अचानक ही हमारा पैर तुरंत उठ जाता है। अगर किसी कोई कांटा चुभ जाए कुछ है, तुरंत ही हमारा पैर उठ जाता है। तो ये जो क्रिया होती है तुरंत, एट वंस, बिना टाइम लिए, सेकेंड के कुछ पार्ट में ही, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ये तुरंत होती है, और ये बातें उस समय ब्रेन तक नहीं जाती हैं, बाद में ब्रेन में जाती हैं। ये स्पाइनल कार्ड से ही कंट्रोल हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है
इसका कंट्रोल पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड है। कंट्रोल पॉइंट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। मैं आपको बता दूं, ब्रेन का हिस्सा ये है। ब्रेन से सारी नर्व्स, ब्रेन दो पार्ट में है, राइट एंड लेफ्ट। ब्रेन से सारी नर्व्स, जितनी भी नर्व्स हैं, वो सारी नर्व्स एक साथ मिलके और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जब जाती हैं तो यहाँ बाहर निकलती रहती हैं। क्रेनियल नर्व्स हैं, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स हैं, बाहर निकलती हैं। तो ये जो अंदर जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से, उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तंत्रिका रज्जू करके ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड ही इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। एक तो ये ऑटोमेटिक है और रैपिड है, तुरंत इसका जवाब मिलता है। अक्सर परीक्षा में आप लोग के एग्जाम में 10th क्लास या 12th क्लास के एग्जाम में अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर क्या है, ये सब पूछता है। तो मैं बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो ऑटोमेटिक होते हैं, रैपिड होते हैं, जिनका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड से होता है और ये टाइमलेस, कोई समय इसमें नहीं लगता है। ये हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज होने से बचाने के लिए एक एक्सेस तरीका अपनाया गया है जिसका लोड ब्रेन पर नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारी ब्रेन में बहुत सारी वॉलंटरी इनवॉलंटरी बहुत सारी एक्शंस हैं जो ब्रेन के ऊपर आती हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये कैसे होता है ये बता दूं। मैं इसमें भी थोड़ा सा एक चित्र, हल्का सा एक फिगर बनाऊंगा मैं। देखो जैसे मान लो ये कोई पॉट है जो बहुत ही हॉट है। अचानक ये हम लोग समझ, ये हम लोग का हाथ है। ऐसे करके है और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक छोटा सा ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का फिगर। ऐसे एक स्पाइनल कॉर्ड का फिगर बना देता हूँ। थोड़ा सा इसमें ऐसे करके यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कुछ मैटर होता है, बाहर बाहर वाइट मैटर, अंदर अंदर ग्रे मैटर होता है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें वाइट मैटर ग्रे मैटर सब भरे होते हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले ये मान लो कोई हॉट है, ये रिसेप्टर यहाँ से रिसीव किया, यहाँ से न्यूरॉन से होते हुए ये इम्पल्सेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ दिखाने के लिए। ये इम्पल्सेस ऐसे आते हैं। अब यहाँ पर बीच में एक रिले इम्पल्स भी होती है, ऐसे रिले इम्पल्स। फिर यहाँ से ये दूसरी न्यूरॉन के रूप में यहीं से ऐसे ये सूचना, फिर यहाँ से रिस्पांस वापस जाता है, ये यहाँ तक, ये जो यहाँ मसल्स हैं यहाँ तक, इन मसल्स में वापस जाता है। अब थोड़ा मैं इसका नाम लिख देता हूँ। देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये वाली जिसको मैंने रेड से बनाया है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इसको कहते हैं रिले या मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं इसको। मसल्स इफेरेंट मसल्स ऐसे कह सकते हैं, इसको इफेरेंट मसल्स कह सकते हैं या इफेक्टर मसल्स कहते हैं। न्यूरॉन को
मोटर न्यूरॉन इफेरेंट EFFERENT इफेरेंट, इफेक्टर EFFECTOR इफेक्टर, और एफेरेंट AFFERENT एफेरेंट। देखिए एक ही के कई नाम हैं, ठीक है। ये यहाँ रिसेप्टर हैं। हम लोगों के हाथ के पूरे स्किन वगैरह में हर जगह रिसेप्टर, ये जो इसकी ब्रांचेज हैं नर्वस सिस्टम की, ये फैली हुई हैं, ये रिसेप्टर हैं। अगर कोई बर्तन अचानक हमारे हाथ से छू जाए, ये रिसेप्टर उस स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन को दे देते हैं। ये इनको एफेरेंट भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एफेक्टर। और ये सेंसरी न्यूरॉन एक से दूसरे न्यूरॉन को उस इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हुए यहाँ स्पाइनल कार्ड में पहुँचाते हैं। मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड में बीच में जाके एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर में मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं, वो सूचना को दोनों तरफ ले आ सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में तो सिर्फ बाहर से सूचना स्पाइनल कार्ड तक पहुंच रही है। मोटर न्यूरॉन में उसका आंसर, उसका रिस्पांस वापस आ रहा है। ये यूनिडायरेक्शनल हैं, एक ले जा रही है, दूसरी ले आ रही है। लेकिन जो रिले या मिक्स्ड न्यूरॉन हैं, ये दोनों तरफ करते हैं, लाना ले जाना दोनों तरफ को करते हैं, ठीक है। तो इनको इफेरेंट भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन इफेरेंट। इसको इफेक्टर मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब मसल्स में सूचना आती है तो कुछ केमिकल्स वगैरह की वजह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारा हाथ तुरंत ही झटके से वहाँ से हट जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसको रिफ्लेक्ट आर्क भी कहते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क। रिफ्लेक्ट, देखिए एक आर्क बन जा रहा है, ऐसे जाना और फिर ऐसे आना, ऐसे जाना फिर ऐसे आना, एक आर्क बन रहा है। इसको रिफ्लेक्ट आर्क कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रेन तो है ही, तो ये बीच में दूसरा इसका क्या काम हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन को बहुत सारी चीज़ों के लोड से, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ये एक सिस्टम बॉडी ने एडाप्ट किया हुआ है और इसमें इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, तुरंत इसका प्रत्युत्तर मिलता है, ताकि हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन दूसरी चीज़ों के डैमेज होने से बच जाएं। देखिए अभी इसमें आप लोग रिफ्लेक्स एक्शन का पढ़े हैं, थोड़ा सा न्यूरॉन्स या उसका स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसका फंक्शन पढ़े हैं। अगले वीडियो में ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन, ये जाएगा अगला वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता दूं आप लोग को, अक्सर एग्जाम में, ये चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे UP बोर्ड का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, हाई स्कूल में भी और अगर इंटरमीडिएट कोर्स में तो उसमें भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। मैं बाद में आप लोगों को क्वेश्चन भी कुछ दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इस फिगर को और न्यूरॉन वाले फिगर को दोनों को अच्छी तरह से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग हर साल ये पेपर में आता है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।